के बारे में एक विकृत मानसिकता का व्यक्ति इतनी बदतमीजी के भाषा बोल रहा है। आज वो टोल आर्मी कहाँ गई जो मोदी जी के और बीजेपी के और उनके मामलों में इतना पीछे पड़ जाती है। आज वो टोल आर्मी कहाँ है? उस जिस विकृत व्यक्ति ने इस तरह की बात किया उसको उसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रही है? केंद्र सरकार तुरंत ऐसे व्यक्ति को हटाए, वरना आने वाले समय में इसका भोजन भारत में भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। बुद्ध के बारे में एक विकृत मानसिकता का व्यक्ति इतनी बदतमीजी के भाषा बोल रहा है। आज वो टोल आर्मी कहाँ गई जो मोदी जी के और बीजेपी के और उनके मामलों में इतना पीछे पड़ जाती है। आज वो टोल आर्मी कहाँ है? वो उस जिस विकृत व्यक्ति ने इस तरह की बात किया उसको उसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रही है? केंद्र सरकार तुरंत ऐसे व्यक्ति को हटाए, वरना आने वाले समय में इसका भोजन भारत में भारतीय जनता पार्टी को बनना पड़ेगा। सर, कुछ दिनों पहले एक शंकराचार्य ने ये बयान दिया है कि जो तथागत बुद्ध है उसने समाज का बहुत नुकसान किया है। सर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उनकी जो मानसिकता है वो बार बार सामने आती है। वो तथागत बुद्ध से, सदगुरु रविदास जी से वो डरते इसलिए क्योंकि जिस पॉलिसी को वो चल रहे हैं, जो विचारधारा है वो उनकी विचारधारा असमानता पर आधारित है, अन्याय पर आधारित है, शोषण पर आधारित है। उस शोषणकारी विचारधारा को आज बहुत ज़बरदस्त तरीके से बुद्ध की विचारधारा, जिसको बाद में संत गुरु रविदास जी आगे लेके चले, फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लेके चले, फूले लेके चले, वो धीरे धीरे मजबूत हो रही है। कहीं ना कहीं इससे इनके जो धर्म गुरु बौखला रहे हैं, उनका जो मानसिक संतुलन खराब हो रहा, पगलासी में है। तो कोई विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति ही इस तरह की बात कर सकता है जिस तरह की बात इन कुलपति महोदय ने की है। ऐसे लोगों को कुलपति रहने का कोई हक नहीं है। मैं मोदी जी से निवेदन करता हूं, ऐसे व्यक्ति को तुरंत पहले तो कुलपति की पोस्ट हटाए और इन लोगों पर रासू का लगाओ। जब आप विदेश में जाते हो तो कहते हो मैं दौर था जब इस देश में जाति के नाम पर शोषण का लंबा दौर चला। जब वृद्धरथ की हत्या होती है, पुष्यमित्र शुंग आते हैं, कल्चरल चेंज होता है। उसके बाद से हून आए, मंगोलियन आए, चंगेज आए, तमाम कबीला आए। मुगल दौर में एक संतों के संत श्रीमणि रविदास जी महाराज हुए, जिनको कबीर ने संतों का संत महासंत कहा है। और उन्होंने फूले पेरियार अम्बेडकर जो लड़ाई को लड़े, आज जिस लड़ाई को इस देश के तमाम बहुजन समाज के लोग लड़ रहे हैं, उसको संत श्रीमणि रविदास जी महाराज लड़ रहे थे। और देखिए किस तरह से लगातार उनके साहित्यिक कामों को भुलाने की कोशिश हुई, लेकिन जैसे जैसे बहुजन समाज जागरूक हो रहा है, उनको याद कर आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में संत श्रीमणि रविदास जी को महाराज को मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है, उनकी जयंती मनाई जा रही है। राजनीतिक दल के लोग भी जा रहे हैं जिनको सदियों तक उनको याद नहीं आए। लेकिन मेरे साथ राजेंद्र पाल गौतम है, दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री हैं, और उनके आवास पर जो तमाम महापुरुष हैं, तिलका मांझी हो, चाहे संत श्रीमणि रविदास हो, कबीर हो, फूले पेरियार अम्बेडकर, रामस्वरूप वर्मा हो, सबकी जयंती मना रहे। इसके अपने पॉलिटिकल खतरे भी हैं, उसके बाद भी लोग उठा रहे हैं। ये तो हमारे लोग तो डर जाते हैं। अभी तो एक सांसद, ट्राइबल सांसद ने सुसाइड कर लिया। नोट में उन्होंने 14 पन्ने का चिट्ठी लिखी है कि हमको किस तरह से दादर नगर हवेली में केंद्रीय प्रशासन के लोगों ने बदनाम किया, डराया धमकाया, सुसाइड करके 7 बार के सांसद थे। आप कहाँ से इतनी हिम्मत लाते हैं फूले पेरियार अम्बेडकर, संत श्रीमणि रविदास जी महाराज की जयंती मना ले रहे हैं? सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को संत गुरु रविदास जी की जयंती पर शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो उनके मार्ग पे चल के तमाम तरह के पाखंडवाद, शोषण से मुक्त होंगे और अपने कर्म पर भरोसा करेंगे। साथ ही मैं ऐसे मत को बिल्कुल भी मानने वालों में से नहीं हूँ कि आप प्रताड़ना के सामने शोषण अपने खुद की जान ले लें। सुसाइड के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, बल्कि सुसाइड करने से बेहतर ऐसे लोगों को उनको सबक सिखाना चाहिए था जिन्होंने उनको प्रताड़ना की। और रही बात इसकी कि मैं ये हिम्मत कहाँ से लाता हूँ, हिम्मत तो समाज से मिलती है। व्यक्ति तो अकेला होता है, समाज से ताकत मिलती है और समाज आज समझदार हो रहा है। और दूसरी बात, वो आपने फिल्म में डायलॉग सुना होगा, जो डर गया समझो मर गया। तो कुर्सी पे बैठ के अगर हम समाज के हक अधिकार की बात नहीं करेंगे तो वैसे भी मरे के समान ही है। और समाज का हक अधिकार छीनता रहे और हम खुश होते रहें तो हमारा जीवन फिर किसी के काबिल नहीं है, हम लोग को फिर जीने का भी हक नहीं है।
एक और बात कहूँगा सर, अभी देखने में आया है कि फूले पेरियार अंबेडकर संत शिरोमणि रविदास जी महाराज को लेकर चेतना आई है। तो तमाम राज्य, आज प्रियंका गांधी वहीं गई हैं, 60 साल उनका शासन रहा, कभी कोई सुन नहीं दिया। अभी दिल्ली में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का जो घर था उसको जिस तरह से कब्जा कर लिया गया है, तो पॉलिटिकल एक्टिवनेस तो आई है, लेकिन सड़कों पर जो दल हैं, जो राजनीतिक दल हैं, नेता हैं, वो नहीं निकल रहे हैं और उनके हक अधिकार, आरक्षण खत्म हो रहा है, इलेक्ट्रल एंट्री हो रही है। तो सिंबॉलिज्म तो हो रहा है, लेकिन अधिकार सुरक्षित नहीं दिख रहे। आप कैसे देखते हैं इसे? मैं समझता हूँ कि अगर आप अब से 10 साल पहले की बात करेंगे, 20 साल पहले की बात करेंगे, तो तब की तुलना में अब हमारे नेतागण थोड़े से प्रखर होने लगे हैं, उनमें कॉन्फिडेंस आ रहा है और वो इस सच को भी समझ लेंगे कि वो समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बोलना तो पड़ेगा, और हम अपने हक अधिकार के लिए नहीं बोलेंगे तो फिर तो ये समाज के साथ गद्दारी होगी। क्या लगता है हम संत शिरोमणि रविदास महाराज नहीं बना पाए? जब वो मुगलों का दौर था, राजाओं का दौर था, वो जिस तरह से बोलते थे जातिवाद के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ, उन्होंने कहा बेगमपुर बसो, चाहूँ मैं ऐसा राज जहाँ सबको मिले अन्न। क्या आज संत शिरोमणि रविदास महाराज से दुनिया बहुत आगे, लगभग 600 साल होने वाले हैं, अब कहाँ कमी रह गई? अब भी हम लोग डरे हुए हैं। संत शिरोमणि रविदास तो राजाओं के दौर में नहीं डरे, अब हम लोग क्यों डरे हुए हैं सर? देखिए, वो डरे हमारे लोग नहीं हैं, आप गलत समझ रहे हो। मनुवादी लोग डर गए हैं। अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश की सरकार कानून बना रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी कानून, अपना विधेयक पास करा लिया विधानसभा से, हरियाणा की सरकार बना रही है, हिमाचल की सरकार बना रही है। इनको ये कानून क्यों बनाने पड़ रहे हैं? ये कोई जो लव जिहाद का मुद्दा नहीं है। जो हमारे लोग इस सच्चाई को, इस इतिहास को पढ़ के समझने लगे कि हमारे पूर्वज बौद्ध रहे हैं और वो अपने पूर्वजों की उस सांस्कृतिक विरासत में वापस लौटने लगे हैं, और जब से 10 करोड़ लोगों को अपने सांस्कृतिक विरासत में वापस लाने का संकल्प लेकर हमने काम शुरू किया है, उससे ये केंद्र की सरकार बौखला गई है, भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। उसी बौखलाहट में वो इस तरह के कानून लेके आ रही है, पर हम उससे डरने वाले लोग नहीं हैं। अभी तो सुप्रीम कोर्ट इसको टेक डाउन करेगी, क्योंकि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, वो भारत के संविधान की उस मूल भावना के खिलाफ है, जिसमें सबको अपने श्रद्धा की, अपने आस्था की, अपने धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, उसके खिलाफ है ये कानून। और हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में, पूरे देश के लोग एकजुट होकर इस बात को समझ रहे हैं कि हमारा जो पूर्वजों का धर्म था बुद्धिज्म, उसी में कल्याण है, उसमें सबका कल्याण है, उसमें शांति है, मानवता है, उसमें भाईचारा है। एक शंकराचार्य तो कह रहे थे अभी, सो कॉल्ड शंकराचार्य, कोई मिश्रा नाम है, मैं नाम भूल गया, कि बुद्ध ने इस देश को कमजोर, नपुंसक बना दिया। मैं समझता हूँ उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ, उसको जांच करानी चाहिए। और वो एक किसी विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं, तो मैं तो पहले तो केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा उसको तुरंत कुलपति की पोस्ट हटाएं। ऐसे नाकाबिल लोग और इतने विकृत मानसिकता वाले लोग, जो तथागत बुद्ध के जैसे महापुरुष को, जिनका मानवतावादी धम्म पूरे लगभग 52 देशों में, पूरी दुनिया में फैला, और जहाँ जहाँ फैला उन्हीं देशों ने तरक्की की, उन तथागत बुद्ध के बारे में ऐसी घटिया टिप्पणी करने वाले लोग अगर देश के कुलपति बन रहे हैं, तो ये इसका मतलब है केंद्र की जो सरकार है उसकी भी मानसिकता विपरीत है, और इनको जल्दी से जल्दी तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर उन्होंने उसको वहाँ से नहीं हटाया तो आने वाले समय में देश के लोग जरूर ये केंद्र की सत्ता से हटाएंगे। हेमंत सोरेन ने कहा है कि आदिवासी तो कम से कम सनातनी नहीं है, वैदिक नहीं है। आज आपके यहाँ आदिवासियों का बहुत जमावड़ा है, क्या आप उनकी भी घर वापसी करवाएंगे? निश्चित तौर पे भाई, जो सोरेन जी ने बोला है वो ऐतिहासिक सत्य है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। अच्छी बात है, तो धीरे धीरे उनको समझ आ रही है, सब लोग को समझ आ रही है, सब लोग अपने पूर्वजों के इतिहास को जान रहे हैं। ये हमारे सबके लिए गौरव की बात है, और यही काम हम कर रहे हैं, अपने लोगों को अपने समाज के इतिहास को समझाने का, यही काम हम लोग कर रहे हैं। मंत्री जी, राजनीतिक सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तो राजा महाराजा का दौर है नहीं। अब तो प्रधानमंत्री ने बोल दिया हम सारी कंपनी बेचेंगे। अब आपके जो लोग हैं, खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, उनको कहाँ नौकरी मिले? अब तो सोशल जस्टिस मंत्रालय का कोई औचित्य भी नहीं रह जाएगा। मैं समझता हूँ देश के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जो विशाल गाजीपुरी ने जो गीत गाया, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता, वो गीत के आप शब्द सुनो, उनमें सच्चाई है। जो व्यक्ति, जिसके भाषण आज सुनने में आ रहे हैं, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, एक्चुअली लोगों ने गलत सुन लिया। वो ये कह रहा था मैं औरों को नहीं बेचने दूंगा, मैं खुद आके बेचूंगा, और वो बेच रहा है। वो
भारत सरकार की सारी बड़ी कंपनियां जो हजारों करोड़ रुपया कमा के देती थी भारत सरकार को, उन सबको घाटे में पहुंचा के अपने पूंजीपति दोस्तों को दे देने वाले हैं। लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी जिनके अधिकार सबसे ज़्यादा छीने जा रहे हैं वो तो निकल नहीं रहे घर से। किसान तो कम से कम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके लोग तो डरे सहमे हैं। नहीं, लोग डरे सहमे नहीं है, हमारे लोग भी निकल रहे हैं। सिर्फ एक ही दिक्कत है कि जो किसान धरना दे रहे हैं वो फाइनेंशियली ठीक ठाक हैं, वो महीनों तक अपने घर से बाहर उस आंदोलन को लड़ सकते हैं। हमारा आदमी तो रोज़ सुबह के लिए शाम के लिए सुबह से जाता है, कमा के शाम को लाता है, तब खाता है। इसलिए हमारे लिए दिक्कतें हैं, लेकिन अब समाज तैयार हो रहा है और सेक्रीफाइस करना भी सीख रहा है, कंट्रीब्यूशन भी दे रहा है। इस लड़ाई को तेज गति से बहुत मजबूती के साथ लड़ा जाएगा और इस न्याय की लड़ाई को निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमारा समाज के लोग जीतेंगे। गुजरात में अच्छी सफलता मिली है आपकी पार्टी को, उसके लिए मैं गुजरात के लोगों को, देश के लोगों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य की राजनीति को, काम की राजनीति को तरजीह दी है। वरना देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने देश की शिक्षा व्यवस्था को तबाह कर दिया है, उन्होंने देश की स्वास्थ्य सेवाओं को तबाह कर दिया है और आज देश के संसाधनों का दोहन वो लोग अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। लेकिन आज एक ऐसी भी पार्टी है जिसने हेल्थ एजुकेशन को प्रायोरिटी दी है और उसकी पूरे देश को जरूरत है। कल मेरठ में रैली है आप लोग की, तो आप लोग अब खुल के किसानों के साथ आ गए। हम शुरू से किसानों के खुल के साथ हैं। डे 1 से सिंधु बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे या गाजीपुर बॉर्डर पे लगातार हमारे साथी लगे हैं। किसानों की जो भी सेवा हम कर सकते थे हमारी सरकार उसको कर रही है और हम इसलिए राजनीति के लिए नहीं कर रहे, हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर न्याय की लड़ाई का साथ नहीं दिया गया तो दमनकारी और ज़्यादा मजबूत होगा और फिर शायद देश के लोगों का को बचाना मुश्किल होगा। सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइंस जारी हुआ है, बैन अब टीवी अखबार में आप लोग को जगह मिलती नहीं है, सोशल मीडिया पर गाइडलाइंस जारी हुआ है, 5 साल की जेल भी हो सकती है। इसको कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूँ ये दमनकारी सरकार तो अपने हर तरह के हथकंडे चलेगी, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारी संख्या इतनी है, आप सोच लो हमें जेल जाना है, जब समाज की लड़ाई लड़नी है तो जेल जाने के लिए तैयार रहना है। झूठे केस भी बनाएंगे, फर्जी केस बना के हमारे लोग अंदर भी डालेंगे, पहले भी डाला है, सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। तो अंदर तो हमें डालेंगे, पर हमारी संख्या इतनी कहाँ डालेंगे? जेल में जगह है नहीं। इनके जो जितनी इनकी संख्या है, जितने इनके घर हैं, उन घरों में भी हमको सबको बंद कर दिया तो भी जगह नहीं बची। में बिल पास हो गया, उसके बाद भी आप अपने लक्ष्य पर कायम है, 10 करोड़ लोगों को, बहुजनों को बुद्धिस्ट बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे। मैं किसी भी ऐसे कानून को जो भारत के संविधान के खिलाफ हो, मैं उसको मानने के लिए बिल्कुल इनकार करता हूँ। तो ये राजेंद्र पाल गौतम इन्होंने साफ साफ कहा है कि इनका जो लक्ष्य है बहुजनों की घर वापसी का, उस पर कायम है और लगातार 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है, लगातार मैं देख रहा हूँ कि जितने बहुजन आइकॉन है, फुले पेरियार, अम्बेडकर, आप सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावाज टीवी को, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।